नमस्कार। स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। मैं रचना यदुवंशी आपको प्रेमचंद जी का लिखा महान उपन्यास गोदान सुना रही हूँ। 39 अध्याय में आपको पढ़कर सुना चुकी हूँ और 40वें अध्याय की आज बारी आ गई है। 39वें अध्याय का छोटा सा सार मैं आपको बता दूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि 39वें अध्याय के मध्य तक तो वही सिलसिला चल रहा था मिस्टर मेहता और मिस मालती की उनकी तकरीर के बाद, मिस्टर मेहता के भाषण के बाद क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बदलाव हुए और क्या घटनाक्रम हुए और व्यक्तिगत बातचीत हुई मिस्टर मेहता और मिस मालती में कार में, और उससे मालती जी उद्विग्न होकर के कार से निकल के चली गई थी। उसके बाद का जो सिलसिला है वो ये है कि प्रेमचंद जी हमको फिर शहर से गांव की तरफ ले जा रहे हैं और होरी का जिक्र फिर से हुआ है। होरी का जिक्र यूं हुआ है कि अब राय साहब को पता चला है कि उनकी संज्ञान में लाए बिना, माने उनको पता भी नहीं चला और उनके ही गांव के एक किसान से यानी होरी से 80 रुपए का तावान यानी दंड वसूला गया। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ने एक अपनी विधवा प्रेयसी को घर में वो लेकर के आया था। ये बात जब राय साहब को पता चलती है तो वो बहुत नाराज हैं, बहुत खिन्न हैं, नोखे राम को बहुत गालियां देते हैं वो, और कहते हैं कि ये सरासर नाफरमानी है कि उनको बताए बिना, वो उस इलाके के ज़मींदार हैं और उनको बताए बिना कैसे जो है एक किसान से और उनके मातहत से दंड वसूल लिया गया, और वो भी उनको बिना बताए। तो मुद्दा तो ये है, देखा जाए कि राय साहब इस बात से ज़्यादा खिन्न है। उसमें एक पंक्ति प्रेमचंद जी ने लिखी भी है कि ये क्या बात हुई कि पंचों ने दंड वसूल लिया और वसूली तो सरकार के पास जाएगी और बाकी का जुर्माना पंचों के यहाँ जाएगा, जमींदार को क्या मिलेगा। तो मतलब वो अपने आर्थिक जो उनको लॉस हुआ है उसकी भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें मुद्दा पता चलता है तो वो इस पर भी थोड़ा होरी का पक्ष लेते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सरासर अन्याय हुआ है होरी के साथ कि अगर उसका पुत्र किसी महिला को अपने घर पे ले आया तो उसके लिए पंचों ने जुर्माना वसूल लिया और उसको अपमानित किया, दंडित किया। इसमें आगे एक और रोचक घटनाक्रम उत्पन्न होता है, वो ये कि जब वो सारे पंच जिनसे राय साहब नाराज हैं उन तक ये बात पहुंचती है कि अब तो राय साहब बहुत नाराज हैं और वो उनको दंडित करेंगे जिन्होंने उनको बताए बिना ये सारे काम किए गांव में। तो उसमें नोखे राम थे, झिंगुरी सिंह थे, पंडित दाता दीन थे और पटेश्वरी थे। ये सारे साहूकार और गांव के जो तथाकथित मुखिया होते हैं वो लोग थे। इन तक जब ये बात पहुंचती है तो खलबली मच जाती है और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब राय साहब उनको दंडित कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने अपने उपाय सोच रहे हैं और बड़ी रोचक पंक्तियां उसमें भी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं कि सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं और अपने अपने तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें पंडित दाता दीन कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है, मैं तो पंडित हूँ, ब्राह्मण का तेज जो है वो ख़त्म कर देगा राय साहब को। इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन नोखे राम जो है वो अपनी चतुर बुद्धि चला रहे हैं और उन्हें एक उपाय सूझता है, एक पैतरा चलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक पत्र लिख देते हैं। बिजली के संपादक ओंकार नाथ जी, आपको याद होगा, जो वो गफलिया जो प्रेमचंद जी ने दिखाई है, जो शहर में रहती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, आदर्श की बातें करती है, सिद्धांतों की बातें करती है। उसमें ओंकार नाथ जी जो संपादक हैं बिजली समाचार पत्र के, उनको रजिस्ट्री कर देते हैं नोखे राम, पूरा मसला लिख करके, पूरा वाकया लिख करके कि ऐसा हुआ है। ये पत्र जब रजिस्ट्री के तौर पर वहां पहुंचता है संपादक जी के पास, तो उनको तो जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। उनको ऐसे ही मुद्दों की तलाश रहती है और वो फटाफट राय साहब को सूचना देते हैं, एक मित्र होने के नाते। वैसे सूचना देने का कोई मतलब नहीं था, उनके पास जो खबर आई थी वो अपने स्तर से पड़ताल करनी चाहिए थी और छापना चाहिए था। लेकिन राय साहब चूंकि उनके मित्र हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा एक पत्र आया है जिसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि आपके इलाके के किसान से 80 रुपए इसलिए वसूल लिए गए क्योंकि उसके पुत्र ने एक विधवा प्रेमिका को अपने घर में लेके आया था। राय साहब के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। उनको अपनी साख की चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा अन्याय हो गया और राय साहब ने हो जाने दिया, इनकी भी किसको इसको सफाई देंगी कि वो उसमें उनकी भागीदारी थी या नहीं। तो कुल मिला के ये होता है कि राय साहब कहते हैं कि मैं आता हूँ। ओंकार नाथ जी भी एक अच्छे और शिष्ट व्यक्ति होने के नाते उनको मौका देते हैं कि आप आइए, अपनी सफाई में कुछ कहिए वरना मैं छाप दूंगा।
अंतिम पैराग्राफ में अगर आपको याद होगा कि एक और नई चीज़ प्रेमचंद जी डाल देते हैं पाठकों के लिए कि माफ़ कीजिएगा, बिजली के संपादक जो हैं ओंकारनाथ जी, वो अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे हैं और वो यह सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं रहती क्योंकि वो उन्हें महंगे संसाधन और महंगी साड़ियाँ ला के नहीं देते। और वो बहुत सारे उनके मन में विचार चल रहे हैं कि क्यों वो उनकी तरह देशभक्त नहीं है। वो तो मोटे कपड़े पहन के जाते हैं बड़े लोगों के बीच में और अपने देशभक्त होने का प्रमाण देते हैं, ऐसा क्यों नहीं उनकी पत्नी सोचती हैं और करती हैं। ये सब उनके जो विचार हैं मन के वो चल रहे हैं। तभी राय साहब आ जाते हैं, उनकी मोटर की आवाज़ आ जाती है और आज हम 40वें अध्याय में ये देखेंगे, ये सुनेंगे कि राय साहब क्या सफाई देते हैं और ओंकारनाथ जी उससे मुतमईन होते हैं या नहीं। 40वां अध्याय सुनिए। ओंकारनाथ ने राय साहब का स्वागत किया। ओंकारनाथ ने स्वागत नहीं किया, न ही कुशलक्षेम पूछी और न ही कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुल्जिम उनकी अदालत में आया हो और रौब से मिलते हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था, पर मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता। लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ तो हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वे उनके उसे पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ये महाशय किस पहलू पर आना चाहते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है। मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज नहीं होती। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन ये सब आपके हक में अच्छा नहीं होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैंडे का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण कर लिया और कहा, मुझे इसका कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादक का भार लिया था उसी दिन मैंने प्राणों का मुंह छोड़ दिया था और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वे न्याय और सत्य की रक्षा करते हुए अपना बलिदान कर दें। ओंकारनाथ ने बलिदान कर दे। अच्छी बात है कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने पर ही आमादा हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपया देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौक़ों पर आपकी हमेशा मदद करता आया हूँ। किस लिए? दिवाली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बायना भेजता हूँ, साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ क्यों नहीं निभा सकते? ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बताइए, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने आसामियों से डांड, तावान और जुर्माना लेने में क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना है, मरना है। मुझसे बढ़कर उसका हितैषी कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की जरूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है ये शायद आप जानते हैं। तो क्या आप मेरे घर में रुपए फलते हैं क्या? जाएगा तो आसामियों के घर ही। आप समझते होंगे जमींदार और ताल्लुकेदार सारी संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं है। अगर वे धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डलियां न दें तो जेल खाना हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीबों का गला दबाना कोई हमें आनंद देता है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह हमें अभी सोने की
मुर्गी समझते हैं आप, ये भी मैं जानता हूँ। आइए मेरे बंगले पर दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शॉल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेके बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं और मुझे उल्लू बनाकर कुछ ऐठने के लिए आते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगे, हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ, उसका तावान अभी तक देता जाता हूं। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सर पर कितना कर्जा है ये कभी आपने पूछा? आप कहेंगे तो ये आडंबर पालते क्यों हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूं अब मैं उससे नहीं निकल सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चलती हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूं प्रमाण सहित। ओंकारनाथ नर्म होके बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कभी पीछे कदम नहीं हटाया है। राय साहब भी कुछ नरम हुए, बोले, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौकों पर आपने काफी जवामर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रहती है, प्रजाहित की ओर नहीं रहती। आंखें ना निकालिए और मुंह लाल ना कीजिए। जब कभी आपकी आमदनी में इजाफा हुआ, अगर मेरे साथ भी यही चाल चल रहे हैं, फिर से सुनिए, जब कभी आप मैदान में आए इसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप यही चाल चल रहे हो तो आपकी खातिर करने को मैं तैयार हूं। रुपए न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा, है मंजूर? जब मैं आपसे सत्य कहता हूं कि आपको जो संवाद मिला है वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूं कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी आसामियों से जुर्माना लेता हूं और साल में 10-5 हजार रुपए मेरे हाथ भी लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से एक और छीनना चाहते हैं तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी रहना चाहता हूं। इससे क्या फायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझ पर जेरबार करें? खुद ही जेरबार हूं, दिल की बात कहिए। मैं आपका बैरी नहीं हूं। आपके साथ कितनी ही बार एक मौकों पर मैं एक मेज पर हम दोनों ने खाना खाया है। मैं यह भी जानता हूं कि आप तकलीफ में हैं, आपकी हालत शायद मुझसे भी ज्यादा खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खाई है तो आपकी खुशी है, मैं चलता हूं। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांतों को नहीं तोड़ना चाहता, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं? कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो आसामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपको इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद नहीं करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसलिए दबना पड़ रहा है। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है, मेरी हस्ती ही क्या है। आप जिसे चाहे बना दें, करियर झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े या नहीं? ये वार्तालाप लंबा जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं आज के मीडिया की जो कहानी है कमोबेश, उससे कितना मिलता जुलता है सब कुछ। मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी लिखता है, बताता है, सुनाता है हम लोगों को। कैसे खबरें दबाई जाती हैं, छिपाई जाती हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की जाती हैं, हमें अंदाज़ा लग रहा है ये सब सुन करके। तो कोई भी युग में कोई भी चीज़ नई पुरानी नहीं है। जब मैं पुराने इन साहित्य की ग्रंथ हैं ये तो एक तरीके से पढ़ती हूँ तो मेरी शिकायतें आधुनिक युग से कम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कलयुग और घोर, अंधेर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वर्तमान को परिभाषित करने के लिए, लेकिन आप ये देखिए कि 1936 या 35 में लिखा गया ये उपन्यास भी लगभग वही सब बातें कर रहा है जो आज हम लोग होते हुए देख रहे हैं। अब चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, या लोग पढ़ते होंगे तभी उन्हें पता चलता होगा कि ऐसा भी हो रहा है आसपास, ऐसा भी होता है। समाचार पत्र के संपादक और जो विक्टिम्स हैं उनमें अंदर खाने, रात में कॉरिडोर्स में बातें होती हैं, ये लोगों को नहीं पता रहता होगा।
लेकिन बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है कि ये हमेशा होता आया है, ऐसी चीज़ें कोई नई नहीं हैं। लिखने वालों ने कितनी जिंदा दिली दिखाई है, ये खास बात है। और इसमें प्रेमचंद जी से ज़्यादा महान कोई हो ही नहीं सकता कि उस ज़माने में तब उन्होंने ये सब लिखा जब वाकई बहुत सारी बंदिशें थीं। मिलते हैं 41वें अध्याय के लिए अगले सप्ताह। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।